हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से मिल रही है नक्सल फंडिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अश्विनी और तामेश वर्मा की अचल संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। राजनांदगांव की करीब 29 लाख की जमीन को अटैच किया गया है। पीएमएलए एक्ट साल 2002 के तहत प्रॉपर्टी अटैच की गई है। नक्सलियों से मिले पैसों से जमीन खरीदी का खुलासा हुआ था और उसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो नक्सल फंडिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अश्विनी और तामेश वर्मा के अचल संपत्ति को अटैच कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, समझाइए क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ खुलासा हुआ है? आकांक्षा, अगर बात करें, ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। ये नक्सल फंडिंग मामले में जो राजनांदगांव के खैरागढ़ जो है वहां पे ये दो भाई हैं, अश्विनी वर्मा और तामेश वर्मा, इन पर ये आरोप था। अगर इस पूरे मामले में पहले समझने की कोशिश करें, पहले अगर जाते हैं पिछले बातों को करते हैं, तो अप्रैल 2018 का पूरा मामला है। और इसमें ये बात सामने आई थी कि इन दोनों भाइयों पर ये आरोप था कि इनके द्वारा जो नोटबंदी के दौरान जो नक्सलियों से जो पैसा मिला था, उसको जो चेंज कराया था, उससे जो कमीशन मिला था, उससे इन्होंने काफी जमीनें ली थी, तभी ये निगाहों में आए थे। और उसके बाद अप्रैल 2018 अगर बात करें तो इसमें अप्रैल में ही जो खैरागढ़ पुलिस है उसमें इन 3 लोगों को पकड़ा था, इन दोनों भाइयों के समेत। नकदी भी बरामद हुई थी। उसके बाद जो है सितंबर 2018 में जो खैरागढ़ पुलिस है उसने एक प्रतिवेदन भेजा था ईडी को, और उसमें ये मांग की थी इस पूरे मामले की जांच के लिए। जब ईडी इसमें पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई और उसने जब देखा तो इसमें पूरा जो जब चेक किया तो उसमें ये बात सामने आई कि जो जमीन है ये नक्सलियों से मिली पैसों से खरीदी गई है, इस बात का खुलासा हुआ। उसके बाद जो है ईडी ने इसमें पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया है। और अगर इस जमीन की अगर बात करें तो ये 29 लाख से ज्यादा की जमीन बताई जा रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राजधानी में माफ कीजिएगा, राजनांदगांव में एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा ये की गई है। और इसमें 29 लाख की जमीन है ये दो भाइयों की, इसमें ईडी ने जो अचल संपत्ति इसको कह सकते हैं उसको जब्त किया है। जी शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। चलिए, इन तमाम बड़ी खबर के बाद अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण और साल 2022-23 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण विधेयक साल 2022 का अनुमोदन किया गया। विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के लिए भर्ती परिणाम की वैधता को भी बढ़ा दिया गया है, 1 साल तक इसे बढ़ाया गया है। वहीं राज्य के 6536 स्थानों पर जहां स्कूल परिसर आंगनबाड़ी है, वहां 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने का फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम साल 2002 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग और समान प्रकृति के दूसरे विभागों के आवश्यक वस्तुओं की दर निर्धारण और अधिकृत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में विधेयक साल 2022 का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष साल 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में मार्च साल 2022 से राज्य योजना के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल बांटने का भी निर्णय लिया गया। मुख्य बजट को तृतीय अनुपूरक को आज अनुमोदन दिया गया। पूरे प्रदेश में 5 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया गया। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने जो पैकेज तय किया हुआ है रियायत, उसमें 2 विशेष जो लोगों ने आवेदन किया था उनको अनुमति दी गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक, ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि जारी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और स्वराजी गांव योजना से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने गोबर विक्रेताओं को अब तक 127 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायपुर और दुर्ग के 10 गौठानों में जैविक गुलाल और पूजन सामग्री के उत्पाद के लिए MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित उत्पादों के लिए एकीकृत अर्थ ब्रांड भी लॉन्च किया। अब प्रदेश के गौठानों में 152 तेल मिलों और 173 दाल मिलों की स्थापना होगी। गोबर खरीदी के एवज में आज 5 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि जारी की गई। योजना शुरू होने से लेकर अब तक स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 79 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में हम लगभग 11,000 गौठान बनाने जा रहे हैं। 8,600 गौठान हमारे लगभग बन गए हैं। 6,500 गौठान हमारे एक्टिव हो गए हैं। लगभग 11,000 महिला समूह हमारे गौठानों में रोजगार अलग अलग सृजित करके काम कर रहे हैं। हम अपने गौठानों में ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही अब स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। आज रायपुर कलेक्टर ने जिले में नर्सरी से 5वीं क्लास शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक सप्ताह पहले ही 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी किया गया था। आज के आदेश के बाद अब नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के साथ स्कूल बंद कर दिए गए थे। रायपुर में 5 जनवरी से स्कूलों को बंद कर दिया गया था और आज 45 दिन बाद स्कूलों को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया गया है। धमतरी में भी कलेक्टर ने प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को 19 फरवरी से खोलने का आदेश दिया है। कोरोना की वजह से 18 जनवरी को स्कूल बंद किए गए थे। अब कलेक्टर ने इन स्कूलों को शनिवार 19 फरवरी से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। AICC ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम इस टारगेट को पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। मरकाम ने सभी जिला अध्यक्षों को कम से कम 50,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। इधर सदस्यता अभियान के बहाने जिलों का दौरा कर रहे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम संगठन चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। बस्तर, अंबिकापुर, बिलासपुर जिलों का दौरा करने के बाद मरकाम राजनांदगांव और मोहला मानपुर जिले के दौरे पर हैं। इधर रायपुर शहर में 1 लाख सदस्य बनाने का टारगेट जिला अध्यक्ष को दिया गया है। इसमें करीब 45,000 सदस्य बनाए जा चुके हैं। रायपुर शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे का कहना है कि 31 मार्च तक टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने, AICC ने 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया। डिजिटल सदस्य पे विशेष फोकस दे रहे हैं जो 31 मार्च तक चलेगा। हमें लगता है समय सीमा से पहले हम जो 10 लाख से अधिक हम सदस्य बना लेंगे। रायपुर के 70 वार्डों में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा। उसमें अभी लगभग 40 से 45,000 सदस्य बन चुके हैं। तो जितनी किताबें जारी हो चुकी हैं उनको बनाने के बाद 15 फरवरी से हम लोगों ने डिजिटल सदस्य बनाने चालू कर दिए हैं और 31 मार्च तक हम लोगों ने उसमें 1 से 1.25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राजनांदगांव में डोंगरगांव के कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू पर पत्नी जयश्री साहू की संस्था को स्वेच्छा अनुदान की राशि देने का मामला सामने आया है। दरअसल विधायक दलेश्वर साहू की पत्नी की संस्था सृजन फाउंडेशन को 5 लाख और ज्यादातर अपने करीबी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों को स्वेच्छा अनुदान राशि देने को लेकर एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे लेकर राजनांदगांव बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। वहीं आरोपों पर पलटवार करते हुए दलेश्वर साहू ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी शासन में लूट मचाकर जनता की आड़ में मलाई खाने वालों को अब किसी दूसरे का भला होना सहन नहीं हो पा रहा है। वैसे भी ये राशि संस्था को दी गई है, पत्नी को नहीं। वहीं मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जानकारी नहीं होने की बात कही। सृजन फाउंडेशन के मुख्य रूप में भूमिका मेरी मिसेज की है और उसमें बहुत सारे महिलाएं जुड़ी हुई है। पूरे सृजन फाउंडेशन के मुख्य होने के नाते सृजन फाउंडेशन को आगामी महिला सशक्तिकरण के आर्थिक सहायता हेतु
उनने आवेदन की। व्यक्तिगत पैसा तो आया नहीं उनके खाता में, वो तो संस्थागत पैसा है, वो है और संस्था में ही जमा होगा। ये कोई अभी की बात और कांग्रेस के लिए कोई नई बात है क्या? ये जो किया है ये गलत है और किसी भी जनप्रतिनिधि को, मुखिया को इस प्रकार का नहीं होता कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये तो गलत है। रायगढ़ नगर निगम में महिला कांग्रेस अध्यक्ष और महिला पार्षद के बीच महीने भर पहले हुई गाली गलौज और झूमा झटकी का मामला फिर से गरमाने लगा है। मामले में महिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के 13 पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने जिला संगठन को शिकायत करते हुए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। पार्षदों का कहना है कि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वो सामूहिक इस्तीफा देंगे। ऐसे में कांग्रेस में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और कलह एक बार फिर से उजागर हो गई है। बता दें कि 10 जनवरी को महिला पार्षद संजना शर्मा और महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह के साथ जमकर विवाद हुआ था। महिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग के लिए पार्षदों ने पीसीसी से भी शिकायत की थी, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने पर पार्षदों ने अब अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं मामले में जिला संगठन कलह या फिर विरोध की बात को खारिज कर रहा है। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा ये दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन क्या है कि बात पार्टी का है, हमारे कांग्रेस परिवार का है। तो हम लोगों ने हाईकमान को, आला कमान को यह घटना घटित हुआ है उसको उनको बता दिया है और उन लोगों को बोला है कि आप जैसा ही इसमें उचित कार्रवाई करिए, अन्यथा उचित कार्रवाई नहीं करिएगा तो हम अपने पार्षद, महिला पार्षद के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दे दी है और अगर ऐसा कोई इस्तीफे की बात है तो हम उनसे और चर्चा करेंगे और इनको सबको समझाकर आपस में तालमेल बनाकर संगठन आगे बढ़ेगा। बिलासपुर में तमाम आपत्तियों और विरोध के बीच निगम की बेशकीमती जमीन का आवंटन कांग्रेस के नए राजीव भवन के लिए कर दिया गया है। राज्य शासन ने जमीन के आवंटन को मंजूरी दे दी है। शासन की निर्धारित दर पर शुल्क जमा कर अब नए राजीव भवन का निर्माण शुरू किया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिलों में नए राजीव भवन बनाने के निर्देश दिए गए थे। भवन के लिए पहले सामुदायिक भवन की जमीन चुनी गई थी, लेकिन विरोध के बाद कांग्रेस ने पुराने बस स्टैंड में निगम की जमीन का चयन किया, लेकिन यहां भी विपक्ष ने विरोध किया। लेकिन नगर निगम की सामान्य सभा ने जमीन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया और अब फाइल को शासन ने भी मंजूरी दे दी है। विपक्ष अब भी जमीन आवंटन के इस निर्णय को जन विरोधी बता रहा है। इधर जिला कांग्रेस का कहना है कि शासन ने कांग्रेस जनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नए राजीव भवन के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी है। बिलासपुर शहर की एक बहुत बड़ी जरूरत और एक बहुत बड़ी समस्या से निदान मिलता। जिस स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग बनना था, यातायात की समस्या से मुक्त होने के बजाय वहाँ पे कांग्रेस भवन के निर्माण के लिए आवंटन का रास्ता अपनाया है। आने वाले समय में इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कैबिनेट ने उसको प्रस्ताव को पास कर दिया और जिला कलेक्टर बिलासपुर को 5% के माध्यम से हमको पैसा पटाने के लिए आदेश राजस्व विभाग से आया है और एक ऐसा कांग्रेस भवन इस न्यायधानी में बनेगा कि जो कि हमेशा याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी भी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। केवल बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक शिवरतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री किरण देव ही वहां मौजूद रहेंगे। डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी को दंतेवाड़ा, 20 को कोंडागांव और 21 फरवरी को कांकेर जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। फिर 22 फरवरी को रायपुर में बैठक लेने की तैयारी चल रही है। दरअसल कभी भाजपा बस्तर और सरगुजा के दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन आज इन दोनों संभागों में भाजपा के कोई भी विधायक नहीं है। इसलिए भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों इन संभागों का दौरा करके स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का बस्तर सरगुजा में अपनी वापसी के लिए संभावनाएं टटोलना सिर्फ ख्याली पुलाव है। वहां पर जनता ने भाजपा को 1.5 दशक तक घुसने नहीं देगी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जशपुर पहुंचे, जहां मुंडाडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें सभी मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में रेत खदानों की व्यवस्था किए बिना ही रेत उत्खनन पर रोक लगा दी गई। इससे सरकार के आय के साधन के साथ आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसी तरह कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। वहीं कौशिक ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है, जिससे जनता का भरोसा उठ गया है और जनता ने बीजेपी पर भरोसा करने का मन बना लिया है।
बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ तहसील कार्यालय में मारपीट मामले को लेकर पिछले 7 दिनों से कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले चल रही तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल शुक्रवार को स्थगित कर दी गई। राज्य शासन की ओर से तहसील न्यायालय में सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया। प्रदेश भर के तहसील कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गए हैं। संघ के अध्यक्ष का कहना है कि नुकसान की भरपाई के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार अतिरिक्त समय तक काम करेंगे। गुरुवार को ही शासन ने सभी कलेक्टर को पत्र जारी कर राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य कनिष्ठ सेवा संघ के पदाधिकारी रायपुर में जुटे और बातचीत के बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। उधर वकीलों ने अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे और वो राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रखेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पेंडेंसी को क्लियर करने का निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिया गया है। सभी संगठनों के पदाधिकारियों को पहले दिन से भारत माता के संपादन के दौरान उनके साथ मारपीट कर नहीं, अभी हमारा ये आंदोलन फिलहाल स्थगित है। शासन ने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए समस्त कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। यदि मैदानी अमलों में वास्तव में आदेशानुसार, शासन के आदेशानुसार यदि सुरक्षा की कार्यवाही नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन फिर से प्रारंभ की जा सकेगी। जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ अंबिकापुर के तत्वाधान में आज क्रमिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और हमारी जो मांगे हैं इन मांगों को लेके और इस धरना प्रदर्शन को लेके हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज छत्तीसगढ़ न्यायालय परिसर के अंदर जो है, माने परिसर के अंदर जो है अधिवक्ता कक्ष के बाहर में जोरदार जो है धरना प्रदर्शन चालू किया है और इन मुद्दों को जो है वो शासन तक पहुंचाने के लिए वो भी कई प्रकार से बेताब हैं। और अब खबर बिलाईगढ़ से, जहां के कैथा की रहने वाली एक लड़की और पथरिया के रहने वाले संपत नाम के लड़के के बीच पिछले 4 साल से प्रेम संबंध था। इस बीच वो कई बार मिलते रहे, जिसके बाद लड़की की तरफ से शादी का दबाव बनाया जाने लगा, जिसके चलते आरोप है कि संपत ने उसे घर बुलाकर जहर पिला दिया। लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर बिलासपुर रेफर किया गया। लड़की के परिजनों ने इस पूरी घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उन्हें घर बुलाकर मारपीट की गई है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाइजन वाला है, थोड़ा कोई जबरदस्ती ना पाइजन पिला दे है। दूसरा कोई है बुला के। कौन पिलाया जाना था? वह पथरिया के संपत प्रेमी। करीबन 12 साढ़े 12 बजे उसको उल्टी होने लगा उस जहर के कारण, जिसके कारण उस कंडीशन में हमारे पास 1:30 बजे आई थी और अभी महिला का इलाज चल रहा है और उसके बेहतर इलाज के लिए और अच्छे से हो सके ताकि उसके स्वास्थ्य को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसे बिलासपुर मेडिकल कॉलेज सिम्स वहाँ अभी भेजे हुए हैं अपन। लड़की ने जब शादी के लिए जो है लड़के के घर वालों पे दबाव बनाया था, तो लड़की आज सुबह उसके घर गई थी, तो उसके घर वालों के द्वारा उसको जो है कुछ पिलाया गया, जिसके बाद उसकी जो है तबीयत जो है दोपहर को खराब हुई। बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा के मुताबिक बिजली विभाग ने करीब 35,000 नए कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पिछले साल बजट के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने इस वित्तीय वर्ष में नए कृषि पंप कनेक्शन देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बिजली विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम करते हुए लगभग 34,600 कनेक्शन दे दिए हैं। बचे हुए लगभग 750 कनेक्शन अगले 1 महीने में देने की योजना है। हालांकि बिजली पंप कनेक्शन बढ़ने से लोड की समस्या भी बढ़ेगी, जिसे ध्यान में रखते हुए पिछले 1 साल में बिजली विभाग ने 114 पावर ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन को अपग्रेड कर लिया है। पिछले साल करीब 5,057 मेगावाट की डिमांड और भी बढ़ गई थी, जो कि अब तक में सबसे ज्यादा है और इस साल इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होने दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।